हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। टीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर चुके हैं और दूसरा आज हम आपका कराने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा ऐसा ही जैसे कि आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देर ना करते हम अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसे सोल्व करते हैं। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी और 3 महीने का टाइम है, तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए, आप अपने गोल को प्राप्त कर लोगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, तो जो सेंटेंस है वो आपके सामने है। स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर ब्लैंक अ सिट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू अंडरपास। अंडरपास के कंस्ट्रक्शन को लेकर वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, और वहाँ पर क्या चल रहा है, स्टेजिंग चल रहा है। स्टेजिंग आएगा, इसका अभिनय चल रहा है। ठीक है, धरना प्रदर्शन। स्टेज अ सिट इन का मतलब होता है धरना प्रदर्शन करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका सी आंसर। ठीक है दोस्तों, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट इज़ कॉमन फॉर द पेशेंट्स टू स्टॉप डैश मेडिसिन एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। देखिए, मेडिसिन के लिए आपको ढूंढना है उपयुक्त ऑप्शन। ईटिंग का मतलब होता है खाना, दवाई को खाया नहीं जा सकता, गल्प नहीं किया जा सकता, गल्प होता है निगलना, स्वेलिंग होता है निगलना। टेकिंग, यस टेकिंग इसका आंसर है क्योंकि मेडिसिन के लिए टेकिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, टेकिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। देखिए, जो आपका ईच वर्ड होता है, आइदर वर्ड होता है, ये हमेशा देखने को मिलेंगे आपको नाउन इन में लगेंगे प्लूरल। ठीक है, आइदर ऑफ द ब्रदर्स यूज़ हुआ है तो ब्रदर्स भाइयों में प्रत्येक की बात हुई है। आइदर जो होता है वो सिंगुलर होता है अपने आप में, ब्रदर्स यानी सभी भाइयों में प्रत्येक के बारे में बात हुई है, तो यहाँ वर की जगह आप एट वॉज एट होम लगाएंगे। ठीक है, वॉज एट होम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, वॉज एट होम, तो वर आपका यहाँ गलत है, सी पार्ट आपका गलत है। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। ये पूरा सेंटेंस है और इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में और आपको बताना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग दैम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद दैम। इसका जो आंसर होगा आपका, इसमें विद की जगह टू का इस्तेमाल होगा। जब हम दूसरे व्यक्तियों को आंसर्स भेजते हैं तो हम करते हैं वहाँ पर टू का यूज़, तो इसमें विद जो है आपका गलत है, तो सी में आपके एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डायरेक्शन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्रेज बाइट योर टंग। बाइट योर टंग एक फ्रेज़ है और इसका मीनिंग आपको बताना है बाइट योर टंग का। ठीक है दोस्तों, बाइट योर टंग का मीनिंग जो होगा वो होगा टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू। बाइट योर टंग यानी अपनी जुबान काट लो, यानी कुछ गलत कहने से खुद को रोक लो। इसका ऑप्शन होगा ए। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। लेट्स मीट राजेश टुडे, ही डज नॉट वर्क। देखिए, जो सैटरडे है यहाँ पर, इसके लिए आपका ओन का यूज़ होगा। कैसे? जो सैटरडे होता है या आप किसी भी डे की बात करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, ये क्वेश्चन इस तरह का पिछली वीडियो में भी आया था। इसमें जब आपके लिए ईयर या मंथ की बात होगी वहाँ पर आप इन लगाएंगे, लेकिन अगर बात आती है डेज़ की तो डेज़ के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, ओन का इस्तेमाल करोगे। तो सैटरडेज़ हुआ है तो ओन सैटरडेज़। ठीक है दोस्तों, ऑन सैटरडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शंस, एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ। तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आया है आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आया है और आपको इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसको चेंज इस तरह से किया जाएगा। देखिए इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो आईएनजी इस्तेमाल होने के कारण आप इसमें बीइंग लगा देंगे, ठीक है, इसमें बीइंग लगा देंगे। प्रिपेयर का हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रिपेयर्ड। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, बीइंग कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको डी ऑप्शन में बीइंग देखने को मिल रहा है। The papers are being prepared now. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है दैट डिपिक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस। व्हाट मेक्स दीज होल्स, व्हाट मेक्स दीज होल्स। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका बी। डू दीज व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाए गए, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ये आपका होगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। हाँ, इसमें आपको ठीक पार्ट का बताना है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट आपका सही है। लुक एट आफ्टर का कि क्या मीनिंग होना चाहिए इसकी जगह। तो इफ़ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। अगर मुझे किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता है तो मैं इसके लिए डिक्शनरी में देखूंगा, डिक्शनरी की ओर देखूंगा। तो इसमें लुक इट अप इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? लुक इट अप, ठीक है, लुक इट अप इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वही है, फिर आपको इसमें क्या करना है, सही आंसर बताना है। अंडरलाइन में जो दिया हुआ है उसकी जगह सही आंसर क्या लगाया जाएगा। मिस्टर एंड मिसेस राव स्टे इन देयर होम एवरी डे। तो स्टे इन देयर होम की जगह यहाँ पर क्या आएगा, सही ऑप्शन को चुनकर यहाँ पर लगाना है। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर एट होम, सही ऑप्शन आपका होगा एट होम, ठीक है दोस्तों, एट होम इसका करेक्ट आंसर होगा। द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। देखिए ये कंडीशंस कई बार आ चुकी है और पिछले 2 साल से ये क्वेश्चंस जो है आपको रिपीट मिलेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये डबल फ्यूचर में है। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो पुलिस तुम्हें मार गिराएगी। तो इसमें ये डबल फ्यूचर में है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन के साथ में आप करोगे सिंपल इंडेफिनेट का यूज़, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगी, और जो सेकंड कंडीशन होगी वो आपकी सिंपल फ्यूचर में होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा इसमें सेकंड आंसर है इसका द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, ठीक है, इसका बी आंसर होगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो किस में बनेगी, आपकी प्रेजेंट में बनेगी, वो आपकी प्रेजेंट में बनेगी, और जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपकी फ्यूचर में बनेगी। अब देखिए इसमें फ्यूचर में कंडीशन क्या बनेगी, क्योंकि इसमें कहा है द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। अगर तुम भागोगे तभी तो पुलिस तुम्हें मारेगी ना। तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर तुम भागोगे, तो इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, तो फिर क्या करेगी, पुलिस आपको मार गिराएगी, द पुलिस विल किल यू। तो इसी सेंटेंस को इस तरह से क्लियर किया जा सकता है। ये सेंटेंस बहुत देखने को मिल रहा है, आप इन चीज़ों को सोल्व करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सती हैज़ टू कैच टू। ये प्रीपोजिशन से आपको सही प्रीपोजिशन का यूज़ करना है इसमें। ये है सती हैज़ टू कैच टू फ्लाइट्स टू रीच होम। अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि डेज़ के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, आप डेज़ के लिए इस्तेमाल करोगे ओन का, डेज़ के लिए इस्तेमाल करोगे ओन का। आपका क्रिसमस डे आया है, फेस्टिवल आया है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, प्रीपोजिशन के बारे में पूछा गया आपको कि सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें, तो आप ओन का इस्तेमाल करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। ये भी आपका प्रीपोजिशन है। राम वॉज एंड हेयर अ बिग फॉर्चून, यानी अच्छे भविष्य का उत्तराधिकारी है राम। तो इसमें आपको हेयर के साथ में क्या लगाना है? हेयर के साथ में आप लगाओगे इसमें टू अ बिग फॉर्चून, टू अ बिग फॉर्चून, उत्तराधिकारी है ना, तो बिग फॉर्चून का आप इसमें इस्तेमाल करोगे। टू आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। He was my school friend, but becoming a great man, he has grown proud enough to forget his old friends. देखिए इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको एरर दिखानी है। और एरर कहाँ है इसमें? जब आप किन्हीं दो सेंटेंस को देखते हैं जो आपस में जुड़े हुए हो और उसमें पास्ट के बारे में आपको बताया जाए, किसी पास्ट के बारे में बताया जाए और प्रेजेंट के बारे में बताया जाए। ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। तो इसमें आपको जो फर्स्ट कंडीशन होगी वहाँ आप बीइंग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आप बीइंग का इस्तेमाल करोगे जो फ्यूचर वाली कंडीशन है। ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बीइंग अ ग्रेट मैन। तो एरर कहाँ है इसमें? बट बिकमिंग में, बिकमिंग नहीं होगा, यहाँ पर बीइंग लगेगा। आप इस बात का ध्यान करोगे, ठीक है, बीइंग लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल ल्यूरेट एंड द अदर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। देखिए फाउंड नहीं होता, फाउंडेड होता है। शांति निकेतन की स्थापना की, तो फाउंडेड शांति निकेतन, ठीक है दोस्तों। शांति निकेतन के लिए आपके लिए फाउंडेड शांति निकेतन आएगा, तो इसका सी पार्ट गलत है। नेक्स्ट वही सिचुएशंस के लिए आपको दिया गया है। आई बी देयर सिचुएशन विल बी डिफरेंट। मैं यहाँ होता तो परिस्थितियाँ अलग होती। तो वो इसमें आपके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? आई बी देयर सिचुएशन विल डिफरेंट। तो आपको इस्तेमाल हुआ है इसमें इस्तेमाल हुआ है आपका हेड वाली सिचुएशन। देखिए ये सिचुएशन जो है, अगर मैं यहाँ होता तो सिचुएशन अलग होती। तो मतलब यह है कि अपनी पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो जब आप पास्ट की बात करोगे तो हेड का यूज़ स्टार्टिंग में लग जाएगा जब आप वहाँ पर नहीं और कास्ट वाली सिचुएशन दिखा रहे होगे। कास्ट में वहाँ यहाँ होता तो सिचुएशन अलग होती। तो इसमें हेड का पास्ट में आप क्या लगा दोगे? हेड का यूज़ लगा दोगे। तो हेड आई बीन देयर। और जो सेकंड है सिचुएशन बी, तो सिचुएशन बी यानी विल के साथ में आपको जब पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो वुड हो जाएगा। सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। यह आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। ये फिर से सिचुएशन इसी तरह की आ जाते हैं। इफ़ आई बी गॉड, तो ये वर वाली सिचुएशन होती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था, और आपके जो सुपर टेट हुआ था 2018 का उसमें भी पूछा गया था। इफ़ कास्ट वाली कंडीशन होती है तो कास्ट के साथ में आप क्या लगते हो? वर लगेगा, और विल के स्थान पर आप इस्तेमाल करोगे वुड का। तो जिसका आंसर है वो होगा इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है identify the correctly punctuated sentence from the following option. Arjun's mom a caring lady always bought him chocolate cakes, bakery items and fruits. हाँ जी यही सही है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही इसका जो आंसर है वो सही है। Arjun's mom comma a caring lady comma always bought him chocolates, cakes, bakery items and fruit। सही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। इसका आपका ये होगा। आप चेक खुद भी करते रहिए, साथ साथ सॉल्व करते चलिए। देयर वॉज अ, इसे पूछा गया है चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट द मीनिंग। देयर इज़ अ स्नो पोस्ट साइन पोस्ट वेयर द टू पाथ्स कन्वर्ज। तो इसका आपका होगा, इसका सिनोनिम होगा आपका इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इंटरसेक्ट होता है आपका, आप कह सकते हैं इंटरसेक्ट को आपस में दो रास्तों का मिलना।
सेपरेट होता है अलग होना, मर्ज होता है विलय होना, और डाइवर्स होता है हट जाना। तो साइन पोस्ट है, साइन पोस्ट आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं, तो उसमें आपको क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट। नेक्स्ट है आपका एडवर्बियल क्लोज। एडवर्ब क्लोज के बारे में पूछा गया है, तो आप लगाएंगे द स्टोलन गुड्स आर फाउंड where the ducats usually hid things। हाँ जी, इसका जब आप एडवर्ब की बात करेंगे तो आपको बीच में कंजक्शन लगानी होगी वेयर की, ठीक है। ये इसका आंसर नंबर इसका होगा आपका बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द नियरेस्ट विच आपको सिनोनिम बताना है जिलोट का। जिलोट होता है उत्साह या उत्साही होना। उत्साही होना एक तरह से जिलोट होगा अति उत्साही होना या कट्टरपंथी होना। और इसके लिए आप लगा सकते हैं फंटेस्टिक, तो उत्साही होता है, अति उत्साही नहीं होता। ब्रेव होगा आपका साहसी, टिमिड होगा आपका डरपोक, तो इसके लिए आप फंटेस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसका मतलब भी फंटेस्टिक भी होता है आपका अति उत्साही होना, ठीक है दोस्तों, अति उत्साही होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 22। व्हेन देयर मदर वॉज इल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 21 क्वेश्चन हम आपके पिछले वीडियो में करा चुके थे और अब हम करा रहे हैं 22 से। ये प्रैक्टिस सेट है आपका 125 का ही, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है व्हेन देयर मदर वॉज इल द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स द एक्टिव कंस्ट्रक्शंस फॉर द अबव इज। तो आपको इसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन बताना है। तो इसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन होगा आपका ऑप्शन व्हेन देयर मदर वॉज इल देयर नेबर लुक्ड आफ्टर। जी हाँ, लुक्ड आफ्टर यानी देख रेख की द चिल्ड्रन। ये इसका जो आंसर है आपका ए आंसर आपका सही है, ठीक है दोस्तों, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। ये दुकान बंद करने का समय है। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इसके लिए आप लगाएंगे द शॉप शुड बी शट। इसका आंसर होगा आपका डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, कर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हेन वी शो हिम लास्ट ही रन टू कैच अ बस। तो जब मैंने उसे अंतिम बार देखा तो वो बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, भाग रहा था। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तो वो बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। तो सिंपल सी मीनिंग आपकी यहाँ पर है वॉज रनिंग, इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। तो ये इडियम्स हैं, ये अपने आप में कभी चेंज नहीं होते। कट अ सॉरी फिगर ये इसकी इडियम है और ये कभी चेंज नहीं होते। कट अ सॉरी फिगर, ऑप्शन नंबर सी। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इट कॉल्ड। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है कंप्यूटर को ये बताए कि तुम क्या करना है, वो क्या होता है, उसको आप क्या कहेंगे, वो होता है आपका प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल इन अनदर कंट्री। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आपको पता भी होना चाहिए। अब इसका सही आंसर वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में रहता है। तो उसको आप क्या कहेंगे, वो होता है आपका माइग्रेंट। माइग्रेंट इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इडियमेटिक कंपैरिजन्स इज नॉट करेक्ट। एज बिटर एज द गर्ल, एज चेयरफुल एज द बार्क। सॉरी, इसमें बार्क नहीं, वो लार्क होता है, तो ये इसका गलत आंसर है। एज रेड एज चेरी, एज साइलेंट एज स्टार, जी इसका भी ऑप्शन गलत है। एज चेयरफुल एज बार्क, ये लार्क होता है, ठीक है। लार्क एक पक्षी होता है, उसके बारे में कही जाती है बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू विदर द स्टॉर्म।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, टू सर्वाइव अ क्राइसिस। ठीक है, तूफान में भी बच निकलना। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरियल, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरियल। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, रिटायर हो जाना एक्टिव लाइफ से। इसका होगा आपका टू रेस्ट ऑन वंस लॉरियल, यानी टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसर्न द सैंपल ऑन द स्लाइड विदाउट एडजस्टिंग द माइक्रोस्कोप। देखिए इसमें पूछा गया आपसे नियरेस्ट, तो डिसर्न का होगा आपका डेटरमाइन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका डेटरमाइन। निश्चित नहीं कर सकते ना, जब तक हम माइक्रोस्कोप से ना देखें किसी रिजल्ट को, सैंपल को, तो आप उसे निश्चित नहीं कर सकते, डिसर्न नहीं कर सकते, डेटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको अपोजिट बताना है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ ईजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़ियों को मानने वाला, और हेट्रोडॉक्स होता है रूढ़ियों को ना मानने वाला। हेट्रोडॉक्स होता है आपका रूढ़ियों को ना मानने वाला। रूढ़ियों को मानने वाला आपका क्या होगा, रूढ़ियों को मानने वाला होता है ऑर्थोडॉक्स, और जो रूढ़ियों को ना माने उसको आप क्या कहेंगे, हेट्रोडॉक्स, उसको आप कहेंगे हेट्रोडॉक्स। आइडोलेटस होता है मूर्ति पूजक, इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, मेलिजेंट होता है आपका घातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट पूछा गया है, देखिए इसमें आपसे अपोजिट ही पूछा गया है, तो अपोजिट के लिए आप क्या लगाएंगे, द कंपनी वॉज लिक्विडेटेड विद इन 5 years। लिक्विडेटेड का मीनिंग होता है ऋण मुक्त हो जाना, या कर्ज से 5 साल के अंदर कर्ज से मुक्त हो जाएगी, लिक्विडेटेड। तो क्लोज डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगी। प्राइवेटेड होता है निजीकरण, फ्लोरिशिंग होता है आपका समृद्धि या उत्थान की तरफ उड़ना। बैंकक्रप्ट, जी हाँ बैंकक्रप्ट होता है दिवालिया निकल जाना है, कंगाल हो जाना। तो 5 साल में वो अच्छी इनकम है उसकी, तभी तो 5 साल में कर्ज से मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसका लिक्विडेटेड का होगा बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अपोजिट ही बताना है। माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम इज़ अ फेस्को। फेस्को होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना, और इसका आंसर होगा आपका सक्सेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर भी आपको अपोजिट ही बताना है, अपोजिट ही बताना है। इट वॉज इंडीड आर्डस टू क्रॉस स्ट्रीट इन न्यू यॉर्क। तो आर्डस आपका जो मीनिंग होगा, आर्डस का मीनिंग होता है कठिन, और एफर्टलेस यानी बिना प्रयास के आपका होता है सरल। तो आर्डस का जो मीनिंग होगा आपका अपोजिट में वो होगा आपका सरल। प्लीजेंट होता है खुशनुमा, इंटरेस्टिंग रोचक, रिस्की होता है आपका जोखिम भरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको नियरेस्ट ढूंढना है, इसमें अपोजिट नहीं ढूंढना है, यहाँ पर आपको सिनोनिम ढूंढना है। सी इज़ प्रिटी इंसिपिड यंग लेडी। तो जो आपका वर्ड है इंसिपिड वो होता है फीका या नीरस, फीका या नीरस, और नीरस बोलते हैं आपको, डल को भी आपका नीरस ही कहा जाता है। क्लेवर होता है बुद्धिमान, लेजी आलसी, लीन होता है आपका दुबला पतला कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ एन इनडिफैटिगेबल वर्कर। डिफैटिगेबल होता है अथक प्रयास करने वाला या काम में लगे रहने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, उसको हम बोलते हैं अथक, और उसका सिनोनिम होगा आपका टायरलेस, बिना थके काम करने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। तो इस फ्रॉम 30 years ही डेवोटेड हिमसेल्फ द पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। तो इसमें कोई भी आपकी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन ही सेड। इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो जब डोंट गो की बात आती है तो ये सीधी सी बात है, डोंट गो यानी जो मदर है वो वार्न कर रही है बच्चों को, तो वार्न इसमें आपका आएगा 4th में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़
ठीक है। तो डबल प्लीज़ का जब आपको किसी चीज़ में आ जाए तो आप उसके लिए क्या लगाओगे, बैग्ड लगाओगे। ही सेड प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, तो ही बैग्ड दैम टू गिव हिम अनदर चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 alternatives of converting the indirect speech into indirect speech। तो इसका जो सेंटेंस है वो है लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन लेट्स नॉट सेड प्रिया। तो इसमें क्या है, सजेशन दिया है मोहन ने, वो कहता है कि मकान को बेच दो, लेकिन प्रिया इसके खिलाफ थी, तो आंसर इसका लगेगा सजेस्टेड इसका आंसर लगेगा। मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वॉज अगेंस्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरेस्ट पूछा गया है आपसे, इस वर्ड का नियरेस्ट पूछा गया। तो बिजनेसमैन वो हु लेक एक्यूमेन विदाउट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो इसमें आपका एक्यूमेन का जो सिनोनिम होता है वो होता है आपका शार्पनेस। नेक्स्ट है हिज, इसमें भी आपका नियरेस्ट बताना है आपको। हिज कैंडिड ओपिनियन हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स। तो कैंडिड होता है फ्रैंक बिहेवियर के कारण, ठीक है। कैंडिड का जो नियरेस्ट होता है वो होता है फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ही वॉज एनामोर्ड ऑफ हिज ओवन गोल्डन वॉइस। तो वो अपनी ही आवाज़, गोल्डन आवाज़ का काफ़ी बड़ा फ़ैन है। तो इसका नियरेस्ट पूछा गया है आपसे, और वेरी फॉन्ड ऑफ का होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम ही फाउंड द पीपल्स रेस्टिव। इसका पूछा गया आपसे नियरेस्ट। तो नियरेस्ट का रेस्टिव का जो नियरेस्ट होगा वो होगा आपका इम्पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इनडायरेक्ट करने के लिए इफ़ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो व्हाट टू डू सेड द पैसेंजर। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और इसमें देखिए शुरू में आया है आपका इफ़। तो इफ़ आने की वजह से आप क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आई का आप ही कर दोगे, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि पैसेंजर की बात हुई है ना। तो इसमें इसका आंसर होगा आपका इफ़ ही हैड द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल ही वुड नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ नॉट नेसेसरी स्माइल्स टू सो दैट इकोनॉमी इज़ यूज़फुल। इसमें आपको पंक्चुएशंस लगानी है, पंक्चुएशंस का यूज़ करना है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू सो दैट इकोनॉमी इज़ यूज़फुल। इसका आंसर ए करेक्ट है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले ओइडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। तो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स का यूज़ हुआ है हैमलेट में। हैमलेट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें जो हैमलेट है वो अपनी मदर की तरफ काफ़ी रिफ्लेक्टेड रहते थे, अपनी मदर से काफ़ी प्यार करते थे, तो इसका आंसर हैमलेट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्लेस। ट्रैंक्लो टेम्पेस्ट में है, ग्रैव डिगर हैमलेट में है, टच स्टोन एज यू लाइक इट में है, जैक्वीज जो है हीरो है इसका मैन कैरेक्टर्स में आता है जैक्वीज एज यू लाइक इट में। तो ये इसमें फूल नहीं है, ये इसका आंसर होगा। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन ऑफन डब्ड अ स्नूफ द सेंटेंस। देखिए इसमें सोनेट नंबर 130 में है, जो इन्होंने अपनी मिस्ट्रेस के लिए लिखा था। तो इसमें पूछा गया है कि क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो डब्ड किया गया था। तो पैराडीज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, एक पैसेज है, और पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, और वैसे मैं इनका जो आंसर है वो आपको बता दूं, आप बाद में इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इससे अलग आएगा वो होगा आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ नाउन। तो इसमें पूछा गया आपसे नाउन बतानी है आपको। इज़ अंडरलाइंड द वर्ड इज़। तो आपको नाउन के टाइप दिए गए हैं, इनमें से बताना है। द एलिफेंट इज़ अ एनिमल विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ तो होती है आपकी, वो कौन सी नाउन आएगी। कॉमन नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये आपके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड स्पीच। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड स्पीच।
पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको कि कौन सा है। जॉर्ज कुक्ड फॉर अ डिलीशियस मील, जॉर्ज कुक्ड फॉर अ डिलीशियस मील, तो डिलीशियस बताना है क्या है। तो देखिए नाउन की इसमें विशेषता बताई गई है कि जो भोजन है वो डिलीशियस है, तो आंसर इसमें आपका लग जाएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। महेश गॉट अप लेट टुडे मॉर्निंग, तो आपका पूछा गया इसमें एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या होगी आपकी लेट, ठीक है। फोर्थ जो इसका होगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन विच अंडरलाइन वर्ड इज। तो आपको नाउन का इसमें टाइप बताना है, नाउन का टाइप आप बताओगे। तो नाउन के बारे में पूछा गया, तो जूरी जो वर्ड है आपका वो आता है आपका कलेक्टिव नाउन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आवर पीटी मास्टर कैन रन वेरी फास्ट, तो आपको इसमें बतानी है एडवर्ब। आवर पीटी मास्टर कैन रन वेरी फास्ट, तो आप जब इसमें एडवर्ब बताओगे तो आपकी एडवर्ब होगी इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। वेरी फास्ट है तो फास्ट इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर असिस्टेंट मैनेजर विल शो यू, आवर असिस्टेंट मैनेजर विल शो you just the right product from the many product and schemes that we have offered। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है many किसके लिए स्टैंड करता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट के लिए स्टैंड करता है, तो many का बताना है आपको। तो many प्रोडक्ट एंड स्कीम्स, तो ये आपका एडजेक्टिव है many, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है और स्कीम्स हैं इनके बारे में बता रहा है कि ये कैसे हैं। तो प्रोडक्ट स्कीम क्या हुआ आपके नाउन हुए, और नाउन आपके कैसे है इसमें यहाँ पर मैनी, तो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। द म्यूज इज ऑफ कॉमेडी इज थालीला, जो देवी है कॉमेडी की उनको कहते हैं थालीला। विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was John Galsworthy awarded Nobel Prize? नोबेल प्राइज़ इन्हें कब मिला था, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था आपका 1932 में। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज़ अ, जो ये एक लव नोवेल है। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalist and liberal loyalties? सॉरी ये लॉयल्टीज़ नहीं होगा, इसका होगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, जब स्ट्राइफ के बारे में देखा होगा आपने कि लोग स्ट्राइक कर देते हैं, तो उसमें आपको हर चीज़ के बारे में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस। तो जो आपका क्वेश्चन है द सिल्वर स्पून, ये उनका प्ले नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चंस भी हम इस बार आप पर ही छोड़ते हैं, आपको इनके सही आंसर्स लगाने हैं, ठीक है दोस्तों, सही आंसर लगाने हैं। और क्वेश्चन है आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ब्लैंक इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट गाल्सवर्दीज प्लेस। तो गाल्सवर्दी के जो प्लेस होते थे उनमें उनकी सबसे कॉमन थीम क्या होती थी, सोशल प्रॉब्लम एंड इज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गाल्सवर्दी इज रिमार्केबल फॉर, किस चीज़ के लिए जाने जाते थे। जॉन गाल्सवर्दी जाने जाते थे अपने स्ट्रेंथ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इंस्ट्रक्शन, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इन सभी के लिए वो जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रायोलॉजी। देखिए इन्होंने 3 ट्रायोलॉजी लिखी है, उन ट्रायोलॉजीज़ के बारे में अगर बात करें तो जो इनका एक वर्क है द फोरसाइट सागा,
अ मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका मैन ऑफ प्रॉपर्टी है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। जॉन गॉल्सवर्दी वॉज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1867। 14 अगस्त 1867 को इनका जन्म हुआ था सरे इन इंग्लैंड में, किंगस्टल हिल के पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये क्वेश्चन है, इन गाल्सवर्दीज जस्टिस द लॉ इज what it is the majestic edifice sheltering all of us each stone of was which rest on another। ये कहा था, ये जो डायलॉग है ये कहा गया था इसमें जज के द्वारा। ठीक है, जज के द्वारा ये इनका डायलॉग कहा गया था। Who among the following is not a Roman satirist। तो जो एरिस्टोफेंस है वो रोमन सटायरिस्ट नहीं है। टू विच स्कूल डू जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वल बिलोंग। ये तीनों किस स्कूल से बिलोंग करते थे? तो एक स्कूल था जिसका नाम था मेटाफिजिकल, उन तीनों से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइकल्फ। तो ये आंसर है, जो बाइबल है वो इन्होंने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में, वाइकल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 100 Years War was fought between इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था, 100 Year Wars। ओ वेस्ट वाइल्ड वेस्ट विंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए इसमें ओ हुआ है, ओ कहा गया है, तो ओ सीधा डायरेक्ट एड्रेस है टू द डेड, तो अपोस्ट्रोफी होगा। नोर कांस्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, द रिपीटेशन ऑफ एल इज कॉल्ड। देखिए बार बार लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक आया है, तो एल का साउंड बार बार आया है, तो इसमें होगा एलिट्रेशन। किसी वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होने को एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एन ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सीमोरन होता है पेयर contradictory words in order to express new or complex meaning। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला। तो जो डेलिला का कैरेक्टर है वो आपका सैमसंग एगोनिस्टीज़ में है। इसकी जो वीडियो है वो आप देख लीजिए सैमसंग एगोनिस्टीज़ की, उसमें आपको सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, और कैरेक्टर्स आपको करना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ओरेब रेफर्स टू माउंट होरेस्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, माउंट होरेस्ट को रेफर करता है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद वूम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो इन्होंने ब्लाइंडनेस में खुद को, अपनी ब्लाइंडनेस को लाइसिडास से नहीं किया गया, क्योंकि जो इनके दोस्त थे लाइसिडास, तो इन्होंने डेडिकेट की थी एक पोएम। बाकी थेमेसियस और मैनिडीज, टायरिसस एंड फियस से इन्होंने खुद को कंपेयर किया था, लाइसिडास से नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 85 क्वेश्चन नंबर है। में आपसे पूछा गया हु इज़ ऑफन, इसमें आपसे पूछा गया हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये है जॉन मिल्टन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद द रेफरेंस ऑफ जॉन मिल्टन्स वर्क। तो ये है आपका एजुकेशन आया था 44 में, लाइसिडास 37 में, पैराडाइज लॉस्ट 67 में, एरोपैगेटी का भी आपका 44 में आया था। ठीक है, तो 1647 इसका गलत है, 44 में इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टोरल एलर्जी। एलर्जी के बारे में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो पेस्टोरल एलर्जी है इसमें आपकी लाइसिडस, क्योंकि हाँ ये लाइसिडस इसकी पेस्टोरल एलर्जी है। मिल्टन्स पैराडाइज अगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। तो जो मिल्टन की
पैराडाइज रिगेन थी, इसकी जो इन्होंने थीम ली थी वो ली थी एस.टी. ल्यूक्स गॉस्पल से। इसकी थीम ली थी इन्होंने एस.टी. ल्यूक्स गॉस्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मार्क्ड अबाउट हिज फादर as given below. My father destined me from my infancy to the study of polite literature, which I am blessed with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books midnight. इसका आंसर बताइए सोचकर क्या होगा। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं और मैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका आंसर होगा आपका जॉन मिल्टन। इनके फादर ही थे जो स्टडी को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और वो जॉन मिल्टन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट बाय जॉन मिल्टन। तो कौन सा वर्क जॉन मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑफ एजुकेशन, एरोपेगेटिका, ऑन शेक्सपियर, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एल्मा द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड लिखा गया था जोनाथन स्विफ्ट द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया। तो जो आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन द लेट मैस्करे ऑफ पेडमोंट और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। हाँ, द पैशनेट पिलग्रिम रचना इनकी नहीं है, ये विलियम जैगार्ड की है। ठीक है, विलियम जैगार्ड ने इसको पब्लिश किया था और ये विलियम शेक्सपियर की है। द पैशनेट पिलग्रिम एक लॉन्ग पोएम है विलियम शेक्सपियर द्वारा और विलियम जैगार्ड ने पैशनेट पिलग्रिम को पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स सोनेट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द प्रिकर्सर ऑफ लाइसिडस टू लाइसिडस। On his blindness is a curtal sonnet. Milton did not give the title of the sonnet. The title on his blindness is given by the late anthologist. हाँ जी, ये सही है। दरअसल इसमें ट्रू के बारे में पूछा गया आपके और ट्रू यही है। न्यूटन ने लगभग 100 साल बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस इस पोएम को नाम दिया था। न्यूटन ने दिया था नाम, मिल्टन ने इसको कोई नाम नहीं दिया था। ये अपनी फर्स्ट लाइन की वजह से ही जाने जाती थी। इससे पहले ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया था इसको न्यूटन ने। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करें। तो पहला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में कौन सी बात आपको गलत कही गई है। तो इसका आंसर होगा आपका सैमसंग एगोनिस्टीज। ठीक है दोस्तों, सैमसंग एगोनिस्टीज इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये इसकी आंसर होगी सही। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी पेपर कराया जाएगा तो क्योंकि समय काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑड ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज नॉट वन बेस्ट सर्व गॉड। जो मतलब ईश्वर की जो सेवा है वो कौन करते हैं। तो जो लोग खड़े रहते हैं वो भी अच्छी उनकी सेवा करते हैं। तो सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, शांति से खड़े रहना भी और अपनी प्रतीक्षा करना भी ये क्या है, एक सेवा ही है। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज़ रिटन इन ऑड फॉर्म। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इनकी ऑड फॉर्म में है और इनका फर्स्ट वर्क भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन्स लाइसिडास एंड मैथ्यू आर्नोल्ड थायरसिस आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी के ये काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं। मेटोनोमी इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम मैकबेथ। मैकबेथ का कौन सा सेंटेंस है जिसमें मेटोनोमी का यूज़ हुआ है। तो आई ड्रंक टू द जनरल जॉय ओ द होल टेबल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो इसका आपका ऑप्शन सही होगा, ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। तो जो इसका फिगर ऑफ स्पीच होगी, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है सिमिली। लाइक का यूज़ हुआ है, लाइक
अ थंडरबोल्ट, तो क्या है सिमिली। इन द 12th night Malvolio reads aloud while alone Maria's forced letter. He is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise to तो ये किसे कहता है, एक तरह से ड्रामेटिक, काफ़ी ड्रामेटिक लगता है ये सब, है ना। तो सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक, सिचुएशन भी है और ड्रामेटिक भी है, तो सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाइड द पोइट। Our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting। तो इसमें आपसे पोएम पूछी गई है कि इस पोएम में से ये लाइन्स हैं, ठीक है। तो जो लाइन्स है ये ली गई है आपकी ओड वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका in the option given below which one does not delineate the special features of ode on intimation of immortality। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वर्ड्सवर्थ seems to have decided that his subject has so important and that it must be treated in usual manner, for it he adopted the classical style। तो आपसे क्या पूछा गया था, इसमें आपसे पूछा गया था डज नॉट डिलाइनेट द स्पेशल, तो स्पेशल फीचर्स वे तीनों हैं, ये वाले स्पेशल फीचर्स नहीं है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, ये जो लाइन्स हैं वे आपकी कहाँ से ली गई है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, जो हम प्रकृति में देखते हैं वो हमारा है, तो क्या है ये लाइन्स आपकी ली गई है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखी गई। लंदन 1802, ये पोएम वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखी गई, इनके द्वारा लिखी गई पोएम का नाम सिर्फ लंदन है। 1802 जो है पोएम वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। सॉरी, इसमें जो लंदन 1802 है वो वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है, जो लंदन पोएम है वो विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई थी 1794 में, 1797 में विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई थी लंदन, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो पोएम है इसका जो ऑप्शन है वो आपका गलत लग गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इसका जो आंसर है आपका वो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी थी लंदन, ठीक है। और क्योंकि ये लंदन जो वर्क है ये लिखा गया था विलियम ब्लेक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी देखिए पिछले 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं वो आपसे पूछे गए थे, ध्यान दीजिए। द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये एक वर्स ट्रेजेडी है, ये क्वेश्चन देख लीजिए पिछली बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इन वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लेस एज, जो सोलिटरी से जो वो एक लड़की थी वो कहाँ से, जिसके बारे में बात की गई थी सोलिटरी रीपर जिसको कहा गया था वो कौन थी, वो स्कॉटलैंड की एक लड़की थी, उसके बारे में ये पोएम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से लिए गए हैं, ये आपको पोएम का नाम। तो ये पोएम थी आपकी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज़ द पोएम द सोलिटरी रीपर, जो सोलिटरी रीपर है वो किस तरह की पोएम है, तो वो एक पेस्ट्रल स्नैपशॉट है। बहुत ही कम समय के लिए वर्ड्सवर्थ ने उस लेडी को देखा था और ये एक पेस्ट्रल स्नैपशॉट इसको इसी वजह से कहा गया है, तो ये एक पेस्ट्रल स्नैपशॉट है।
इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बहुत फेमस लाइन है, आप इस चीज़ को मत छोड़िएगा, आप चाहे तो नोट करते चले अगर आप करना चाहते हो तो ये टिंटर्न एबे से ली गई लाइन है, टिंटर्न एबे से ली गई लाइन्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। देखिए ये पिछली बार भी आपसे मैंने इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा टाइटल दिखाया था, पूरा का पूरा टाइटल दिखाया था। इस टाइटल की एक शॉर्ट फॉर्म भी है, उसका एक शॉर्ट है इमोर्टैलिटी ओड भी उसको कहा जाता है। इसीलिए मैं दोबारा आपके सामने क्वेश्चन लेकर आई हूँ ताकि आपको दोनों तरह से दिया जाए तो आप कोई भी तरह से सोल्व कर सको। वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये बात जो कही है वर्ड्सवर्थ ने वो कही थी इन्होंने जॉन मिल्टन के लिए, ठीक है। फॉर हुम डिड वर्ड्सवर्थ स्पीक, तो किसके लिए कही थी? जॉन मिल्टन के लिए कही थी और लंदन 1802 पोएम में ये बात इन्होंने कही थी। इसी पोएम को लंदन 1802 के नाम से जाना जाता है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। एन इवनिंग वॉक इज़ रिटन बाय, एन इवनिंग वॉक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई एक पोएम है। What does the term prosody signifies? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, What does the term prosody signifies? तो जो प्रोसोडी है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज, जो डिक्शन होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं शब्द शैली। तो जिसकी फर्स्ट ऑप्शन है द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वो इसका सही आंसर है। शब्द शैली ये शब्दों की एक चॉइस होती है, अरेंजमेंट होता है। द मिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन, जो मिस्ट्री प्लेज होते थे वो किस पर बेस्ड होते थे? तो स्टोरी ऑफ द बाइबल, स्टोरीज ऑफ द बाइबल पर ये बेस्ड होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, तो जो एक्सप्रेशनिज्म था वो किसके अगेंस्ट था? वो एक अगेंस्ट था आपके नेचुरलिज्म के, द नेचुरलिज्म के अगेंस्ट था। द लिटरेरी टर्म यूज टू इंडिकेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी टर्म को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम किसी पर्टिकुलर राइटिंग को लिखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं जेनर, ठीक है, जेनर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जेनर होता है मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम टाइप करें तो वो क्या है उसका, हम प्रोस की बात करें, पोइट्री की बात करें, या फिर हम बात करें अपने ट्रैवलॉग की, ओड की, तो ये सब क्या होते हैं? ये जेनर होते हैं। तो लिटरेरी टर्म इन सब के लिए क्या यूज़ होता है? हम उसको लिटरेरी टर्म जो इन सब के लिए यूज़ होता है हम उसको जेनर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हामर्शिया एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज थियोरी ऑफ ट्रेजेडी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ था पिछले साल और फिर अगली बार शायद ये देखने को मिल सकता है, तो मेरे एक दोस्त ने गलत कर दिया था। इसका आंसर है द फैटल फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, ठीक है दोस्तों, द फैटल फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच पोएट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये जो फ्रेज थी वो किसके द्वारा दी हुई है? तो ये जो फ्रेज है आपकी ये दी हुई है कोलरिज द्वारा। गॉथिक नोवेल आर डील्स विद, देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, एक अलग तरीके से पूछा गया था, इसमें थोड़ा हमने सिंपल किया हुआ है। तो जो गॉथिक नोवेल होते हैं वो हॉरर और सस्पेंस पर बेस्ड होते हैं, गॉथिक नोवेल हॉरर और सस्पेंस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको बताया था हॉरर और सस्पेंस पर बेस्ड होते हैं। हेरोइक कपल्ट कंसिस्ट ऑफ, तो हेरोइक कपल्ट्स में आपके क्या होता है? पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर। What does the term mythos means in Aristotle's poetics? जो mythos वर्ड है ये एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स में क्या टर्म इसके लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो mythos वर्ड का इस्तेमाल किया था एरिस्टोटल ने, वो क्या था? तो वो था आपका प्लॉट, प्लॉट के लिए इन्होंने mythos टर्म को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Shakespeare's soliloquies are defined as a located dominating the stage and the tension delivered by speaker who is alone on the stage. Identify the exception of this definition in the context of Shakespeare's tragedy. तो ये कहाँ से लिए गए हैं? किसी स्पीकर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है हैमलेट की सोलोलॉकी की. नाउ माइट आई डू इट पेट. ठीक है, ये वाली इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शन. Identify the element from the option given below that makes Hamlet superior to Elizabethan revenge play. तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन below that makes Hamlet superior to Elizabethan revenge play. तो रिवेंज प्ले में भी इनके जो मोरलिटी थे उसके कारण भी ये काफ़ी इनके जो रिवेंज थे ये मोरलिटी काफ़ी दिखाते थे. आपने एक सीन देखा होगा जब ये क्लोडियस को मारने जाते हैं और वो पूजा कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये अगर मैं इस समय इसको मारूंगा तो ये सीधा भगवान के पास पहुंच जाएगा, और इस समय पूजा के वक्त किसी को मारना गलत होता है. तो ये जो हैमलेट का एक रिवेंज प्ले था, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो इसलिए फेमस थे क्योंकि उनके अंदर मोरालिटी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट. समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. देखिए ये फर्स्ट लाइन्स थी, मतलब जब फर्स्ट पार्ट था उसमें मर्सिलस ने ये लाइन्स बोली थी जब उन्हें धुआं सा दिखाई देने लगता है और गोस्ट के आने का समय हो जाता है, तब ये लाइन्स वो बोलते हैं वहाँ पर. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आता है आइडेंटिफाई द क्रिटिक who posited this view. The levity of Denmark, his reputation of phrase pun are not part of deliberate of but a form of emotional relief. ये जो वर्ड है बोले गए थे इलियट द्वारा. ठीक है दोस्तों, इलियट द्वारा ये वर्ड बोले गए थे. ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था द लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, हिज पन्स आर नॉट पार्ट ऑफ अ डेलिब्रेट ऑफ डिसिमुलेशन बट अ फॉर्म ऑफ इमोशनल रिलीफ. तो इस तरह से आज हम एक लगभग पूरा पार्ट आपके लिए, एक बहुत बेहतरीन पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, और ये हमने कवर कर दिया है बहुत जल्दी में किया, मैं मानती हूँ, लेकिन समय कम था, लंबी वीडियो हो जाती ज़्यादा, और आपके पास भी समय कम है, इसलिए आपके समय को देखते हुए मैंने इस वीडियो को थोड़ा जल्दी किया. अब अगले थर्ड पार्ट में हम आपको मिलते हैं, जिसमें थर्ड प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे. आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँचे और हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि हम अगली वीडियो आगे और ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आएँ. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.